नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी ने 1922 में यंग इंडिया में लिखा था, हमें सबसे पहले स्वतंत्र अभिव्यक्ति और संगठन के अधिकार को हासिल करना चाहिए और इन अधिकारों की रक्षा जान देकर भी करनी चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मार्च 1940 में कहा था, प्रेस की आजादी का मतलब यह नहीं कि जो चीजें हम छपी हुई देखना चाहें सिर्फ उन्हीं की अनुमति दे। इस तरह की आजादी का तो कोई अत्याचारी भी सहमत हो जाएगा। नागरिक स्वतंत्रताओं और प्रेस की आजादी का मतलब है कि हम जो चीज न चाहें उसकी अनुमति दें और अपनी आलोचना बर्दाश्त करें। लेकिन क्या आज आलोचना नहीं, सच्चाई भी बर्दाश्त होती है क्या? शायद नहीं। और सच्चाई यह है कि 1 साल पहले सहारनपुर में एक सड़क बनी थी। पार्षद और उसके इलाके के कुछ लोग जो है उसका निरीक्षण कर रहे थे क्योंकि उस पर कुछ दरार सी आ गई। अचानक एकदम से रोड धंसती है और सब 100 फीट नीचे गड्ढे में चले जाते हैं। 100 फुट, सोचिए, सब घायल हो जाते हैं। रेल सहारनपुर में अचानक पटरी से उतर जाती है, डिरेल हो जाती है, तमाम लोग, सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। विशाखापत्तनम में ट्रेन जा रही होती, लग्जरी ट्रेन, एयर कंडीशन के डिब्बे, 3 डिब्बों में, एसी के डिब्बों में आग लग जाती है। यात्रियों में भगदड़ मच जाती है, चोट लगती है, गिरते पड़ते सब भागते हैं, बाहर निकलते हैं, किसी तरह से जान बचा। और हालात यह है, गोरखपुर में कस्तूरबा गांधी अस्पताल जो है हॉस्टल में, स्कूल में बच्चियां खाने को मांग रही होती हैं तो वार्डन उनकी पिटाई करती है कि खाने को मांग रही, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सब कहीं और जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति है कि जब जम्मू कश्मीर की जो राज्य का स्टेटस था वह भी छीन लिया गया, अनुच्छेद 370 के कुछ उपबंध खत्म किए गए, लेकिन उसके राज्य का भी दर्जा छीन लिया गया। यह ब्लैक डे भी आज है। वह ब्लैक डे भी है कि जब लगातार तमाम हादसे हो रहे हैं। कभी वायनाड में 400 लोग करीब मर चुके हैं। हिमाचल में 4 की चारों सीट वहां के लोगों ने बीजेपी को दी। वहां पर मौत का तांडव हो रहा है। क्या कोई भाजपा का नेता इनमें से कहीं गया है क्या? आप बताइए, कहीं गया? लेकिन वो नफरत फैलाने जाता है, वो जाता है झूठ कर। एक व्यक्ति पे अयोध्या में जो मुस्लिम समुदाय से है उस पर आरोप लगता है कि वो एक नाबालिग लड़की के साथ उसने रेप किया है और जिससे वो प्रेग्नेंट। बिल्कुल ये अपराध, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा देगा कौन? गिरफ्तार करेगा कौन? मुकदमा चलाएगा कौन? पुलिस, सरकार? तो उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाते हैं राजनीति करने को, और अब कहा जाता है वहां उसे अभी तक इलाज नहीं मिल पाया है, अभी तक ये नहीं मिल पाया है, अभी तक वो नहीं मिल पाया। तो इलाज देगा कौन? इंसाफ दिलाएगा कौन? आपका काम। आप जा रहे हैं तो करिए। आपने गिरफ्तार कर लिया आरोपी को, आपने उसके घर को तोड़ दिया, आपने जो भी कुछ किया, क्या सही था क्या गलत था वो बाद में बात हो। लेकिन इसी का एक उदाहरण देता हूं कि इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में 2018 में जावेद, गयूम और नदीम पर एक नाबालिग लड़की से गैंग रेप की एफआईआर दर्ज की गई थी। वो करीब 6 महीना जेल में रहे। उनके घर से लेके सब चीजों को तोड़ा गया, बर्बाद किया गया, सब कुछ किया गया। अब फैसला आया है कि वो निर्दोष थे,
उस लड़की के साथ कोई गैंगरेप हुआ ही नहीं था और डीएनए टेस्ट में वह चीज प्रूव हो गई। इसी तरीके से आप याद करिए, जालौन में एक ब्राह्मण लड़का था, उस पर लगा था, उसने अपनी जिंदगी के एक बड़ा लंबा पीरियड मुकदमा लड़ने और इन सब में गुजार दिया था, और जब छूटा तो अंत में उसे मौत गले लगाने के सिवा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि घर का सब कुछ खत्म हो गया था। बिल्कुल आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन पहले जांच तो कर लीजिए, पहले सच तो जान लीजिए। यही बात तो अखिलेश यादव ने कही, बिल्कुल कीजिए, हमारी पार्टी का हो या आपकी पार्टी का, कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन डीएनए टेस्ट तो करा लीजिए, वो तो इमीडिएट हो जाता है। तो आप टेस्ट तो कराइए प्लीज, बिल्कुल कराइए, सजा दीजिए भाई, कोई नहीं कह रहा है मत दी, कोई किसी को बचाना नहीं चाहता है। जाति धर्म आप बताते हैं, कोई और नहीं बताता है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आदित्यनाथ सदन के अंदर 17 लड़कों ने बदतमीजी की थी और 17 में वो 2 लोगों की जाति बताता है, एक की यादव एक की मुस्लिम, शेष की जाति नहीं बताता है। उसके अपने विधायक का भतीजा उसमें अंकित सिंह होता है, उसकी जाति नहीं बताता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या किया जा रहा है। जब यह किया जा रहा हो, संसद के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्री रहा और इस समय हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर राहुल गांधी से कहता है कि जातिगत जनगणना की बात वो कर रहे हैं जिनकी जात का पता नहीं। यानी आप कहना क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी की जात का पता नहीं, यानी वो कोई अवैध औलाद है क्या? यह तो सबसे बड़ी गाली। आपने जाति नहीं पूछी, आपने उन्हें गाली दी है। बहरहाल आपने गाली दी, ये आपके संस्कार। वायनाड में लोग मर रहे हैं, आप उनकी मदद नहीं करेंगे, ये आपके संस्कार है। हिमाचल में जहां से आप सांसद हैं, वहां लोग मर रहे हैं, तो ना आप मदद को जाएंगे, ना आपकी वही ड्रग एडिक्ट कंगना रनौत, वो भी नहीं जाएंगी और कोई नहीं जाएगा। तब तो वहां कांग्रेस मदद करेगी, वहां भी कांग्रेस मदद करेगी, जहां जहां होगा वहां पर जाएंगे, लेकिन आप नहीं जाएंगे। आप तो प्रचार करने जाएंगे, आप नफरत फैलाने जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में आपके सवाल का जवाब बनता है कि आप दूसरों की आवाज दबाते हैं, आप सच नहीं आने देते हैं और आप प्रेस की आजादी को खत्म कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि यह बताया जाए कि गांधी परिवार है क्या, राहुल गांधी की जात क्या है। तो पहले तो जान लीजिए कि राहुल गांधी की जात मानवता है। राहुल गांधी की जात दूसरों के दर्द को साझा करने की है। राहुल गांधी की जाति सहिष्णुता है। राहुल गांधी की जाति मोहब्बत है और राहुल गांधी की जाति हर व्यक्ति को इंसाफ दिलाने की है, तपस्वी की है। तो राहुल गांधी की जाति इस देश को जोड़ने की, आपकी तोड़ने की है, आपकी नफरत फैलाने की है, आपकी और बहुत कुछ। आज मैं आपकी जाति की बात नहीं करूं, क्योंकि आपकी जाति का तो सचमुच पता नहीं, क्योंकि आपके बाप कुछ थे, आपके दादा कुछ थे, आप कुछ हैं, इसलिए मैं उस पर जिक्र नहीं करूंगा। आज मैं राहुल गांधी की ही जाति बताऊंगा, और राहुल गांधी की जाति बताऊंगा जब 1716 में मुगल बादशाह फारूक सियार कश्मीर गए थे। वहां गए तो वहां पर उन्होंने 3 लोगों से मुलाकात की थी। इनायतुल्लाह कश्मीरी से, जो वहां के 3 संभ्रांत लोगों से, इनायतुल्लाह कश्मीरी से, मोहम्मद मुराद से और पंडित राज कौल से। और इन तीनों लोगों को समझा। इनायतुल्लाह कश्मीरी को बादशाह ने 4000 का मनसबदार बनाया। वहीं पंडित राज कौल चूंकि फारसी के विद्वान थे, इसलिए उनसे आग्रह किया कि आप दिल्ली आए, हमारे बच्चों को पढ़ाएं, और इसलिए उन्हें बुलाया।
राजकौल का 1665 में 95 में कश्मीर में जन्म हुआ था। और राजकौल जब पहुंचे 1716 को दिल्ली, तो जब दिल्ली पहुंचे और उनके बच्चों को फारसी पढ़ाने लगे, तो पंडित जी के रहने के लिए घर भी देना था, क्योंकि आपने बुलाया था और विद्वानों का उस समय बहुत आदर भी होता था। तो उन्हें एक हवेली दी गई जो यमुना नदी से जो नहर निकलती थी उसी नहर के किनारे, और उधर का ही इलाका दिया गया जो आज लुटियंस जोन कहलाता है। वही लुटियंस जोन उनकी अपनी संपत्ति हो गई थी, उनको दी गई, और राजकौल साहब के साथ उतनी वो संपत्ति आई। उसके बाद में नहर के पास में उधर का वैसा इलाका था, अपना खेती करते और वो करते, और उसके अलावा ये कर, तो इस तरह से करके वहां पे रहते थे। इसलिए बाद में कालांतर में उनके जो है पुत्र हुए, राजकौल जो है के पुत्र हुए। पंडित बिशंबर नाथ कौल का जन्म 1725 में हुआ। वो पर्सियन कॉलेज दिल्ली में पढ़े और मुगल अदालत में नौकरी करने लगे, कोर्ट होती थी तब भी। पंडित विश्वनाथ कौल के 3 बेटे हुए, पंडित साहिबराम, पंडित मनसाराम और पंडित टीकाराम। और पंडित मनसाराम जो थे ये भी सब फारसी पढ़े और सब, चूंकि अब देख रहे थे पढ़ाई के कारण यहाँ जगह मिल रही थी, तो इन सब ने पढ़ा, अपना नाम आगे बढ़ाया। कुछ ने वकालत वही करी, तो अदालत में शुरू करी। तो इनको तखल्लुस, इन्होंने ही सबसे पहली बार अपना नाम चेंज किया और नाम चेंज करके रखा, तखल्लुस रखा साथ में, तो उसमें नेहरू शब्द जोड़ा। तो मनसा राम, पंडित मनसा राम नेहरू, तो यह उन्होंने अपना नाम लिखना शुरू किया। और इन 3 भाइयों में सबसे पहले जो टाइटल इन्हीं लोगों ने लिखा। फिर कौल कश्मीरी ब्राह्मण की उपजाति थी, तो इसलिए मनसाराम नेहरू के बेटे हुए पंडित लक्ष्मी नारायण नेहरू। और पंडित लक्ष्मी नारायण नेहरू जो थे वो कंपनी की सरकार की ओर से मुगल दरबार में वकील थे। तो आप यह जान लीजिए। इनके पुत्र हुए पंडित गंगाधर नेहरू 1827 में, और उसके बाद गंगाधर नेहरू दिल्ली कॉलेज में पढ़े और इनके सहपाठी भी रहे पंडित रामकृष्ण सप्रू, पंडित बिशंबर नाथ साहिब और पंडित स्वरूप नारायण हक्सर। और पंडित, तो आप यह समझ लिए नरेंद्र मोदी की तरह से उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी कि उनका कौन उनके साथ पढ़ा किसी को नहीं पता, कौन से कहां पर किस जगह पढ़े, किस क्लास में पढ़े, किस टीचर ने पढ़ाया नहीं पता। यहां सब पता है, उनके साथ पढ़ने वालों का भी पता है। तो यह समझ लीजिए। पंडित गंगाधर नेहरू बहुत बहादुर और वीर भी थे, उन्हें घुड़सवारी का शौक था और सारी चीजें थी, तो बड़े वकील के बेटे थे। तो उसके बाद में उन्हें उनकी बहादुरी और सब चीज को देख करके बादशाह बहादुर शाह जफर ने उन्हें 1845 में दिल्ली का शहर कोतवाल बना, शहर कोतवाल। और वही देश के आखिरी शहर कोतवाल थे, दिल्ली के। इसके बाद में गंगाधर नेहरू की शादी दिल्ली बाजार के में ही रहने वाले पंडित सीताराम के परिवार में हुई, और वहां पंडित शंकरलाल जुत्सी जो कश्मीरी ब्राह्मण थे कि जो मुगल अदालत में ही कैलीग्राफर थे, उनकी बेटी इंद्राणी जुत्सी से हुई। तो इंद्राणी जुत्सी से उनकी शादी हुई। और उसके बाद में बहादुर शाह जफर, जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें लड़ाई हुई और सारी चीजें हुई, तो उनकी हवेली में भी आग लगा दी गई और बहुत कुछ कर दिया गया, घर वर जला दिया गया शहर कोतवाल का, और तमाम चीजों पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तब घायल अवस्था में वो अपने परिवार के साथ में, जो उनके बेटे थे, गंगाधर नेहरू के बेटे थे उस समय तक, बंशीधर नेहरू और नंदलाल नेहरू, और जो उनकी पत्नी इंद्राणी थी वो गर्भवती थी, और उन सबको लेकर उनके बेटियां थी महारानी नेहरू और पटरानी नेहरू, उन सबको लेकर के
वो आगरा आ गए, अपने साले एक रहते थे वहां पर, उनके घर। और वहीं आगरा में 1861 की फरवरी में पंडित गंगाधर नेहरू की का निधन हो गया। जो वो घायल हुए थे वहां निधन हो गया उन चोटों के कारण। और फिर 3 महीने बाद उनके जो 1861 में जो है 6 मई को मोतीलाल नेहरू जी का जन्म हुआ। मोतीलाल नेहरू के ही बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और मोतीलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी आप जानते ही हैं। मोतीलाल नेहरू की जो पत्नी थी वो पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। तो यह आप जान लीजिए वो भी कौल ब्राह्मण थी। और उनके 2 बेटियां भी थी मोतीलाल नेहरू की। और बड़ी बेटी का नाम विजय लक्ष्मी पंडित था, जो आगे चल के बहुत विख्यात हुई और दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उनकी छोटी बेटी का नाम कृष्णा था, जो बाद में कृष्णा हठी सिंह कहलाई। तो यह आप जान लीजिए। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जो बाद में कहलाई, वो इंदिरा प्रियदर्शनी थी। कमला नेहरू से उनकी शादी हुई और मोतीलाल नेहरू जी ने वकालत करी। उनके भाई नंदलाल भी वकील थे, उसके पहले वो दीवान थे रियासत में, जयपुर से ही जुड़ी हुई रियासत थी। और वहां के राजा का जब निधन हो गया तो फिर वो वहां के दीवान की जो महामंत्री कहलाता है, जो भी उस पद पे थे, वहां से वापस आ गए और आगरा में हाई कोर्ट होता था और आगरा में वकालत करने लगे। फिर हाई कोर्ट चला गया इलाहाबाद, तो इलाहाबाद शिफ्ट हुए। मोतीलाल नेहरू जी पढ़ के गए, वो कानपुर में वकालत शुरू किए, जैसा मैं बताता रहा हूं पहले भी। वहां पंडित पृथ्वीनाथ कॉलेज है कानपुर में, तो पंडित पृथ्वीनाथ जी उस समय थे, उन्हीं के साथ में उन्होंने वकालत शुरू की। वहां के बाद फिर वो 3 साल वकालत करने के बाद इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद गए, वहां वकालत शुरू की और जो उनकी वकालत बहुत अच्छी चली। उन्होंने वहां 2-2 कोठियां बनवाई, बड़े बड़े महल नुमा। आप जाइएगा कभी देखिए। पहले उन्होंने बनाई, वो बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को डोनेट कर दी और वहां से स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चलने लगा। वो स्वराज भवन आज भी कहलाता है। और दूसरी आनंद भवन, जहां वो रहते थे, पहले वहां रहते थे, फिर उसके बाद इसमें रहते। और आनंद भवन में सारे परिवार के साथ रहते थे, क्योंकि नंदलाल नेहरू जी का निधन हो गया था, तो उनके भी 7 बच्चे उन्हीं के साथ रहते थे। तो इस तरह से भरा पूरा परिवार रहता। उसके बाद पंडित मोतीलाल नेहरू जी के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो ब्रिटेन से पढ़ के आए और बैरिस्टर करके आए और वकालत शुरू करी। नगर पालिका के अध्यक्ष बने, इलाहाबाद के बार काउंसिल के अध्यक्ष बने। और उसके बाद में वो आंदोलन में कूदे, देश के आंदोलन में, और उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ब्रिटेन में पढ़ रही थी, तो वहां उन्हें उनकी मुलाकात पारसी समुदाय के फिरोज से, फिरोज जहांगीर गांधी से। फिरोज जहांगीर गांधी बेसिकली तो रहने वाले थे गुजरात के, वहां पर उनका गांव है। और वहां से वो माइग्रेट करके, उनके पिता इंजीनियर थे, तो मुंबई आ गए थे। लेकिन पिता के मरने के बाद वो आ गए अपनी बुआ के पास इलाहाबाद। और इलाहाबाद में वो संपर्क में रहे और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में पंडित नेहरू के साथ जुड़े। और उसके बाद इंदिरा से उन्होंने शादी की। शादी पूरे हिंदू विधि विधान से हुई। लेकिन पारसी धर्म में यह होता है कि पारसी धर्म में कोई धर्म नहीं बदल सकता। ये पारसी होते कौन है यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो झूठ फैलाया जाता है कि ये कहां है और कैसे आए, क्या हुआ, यह जरूर जरूरी है। क्योंकि फारसियों को लेके, फारसी वो लोग हैं जो जिन्होंने सबसे पहले, जब हमारे यहाँ यह जराथुस्त्र इस धर्म को कहते हैं, और ये दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मों से धर्म। इस धर्म में भी
ऋग्वेद जैसे है उसी तरह अवस्था धर्म इनका धर्म ग्रंथ, और अवस्था और ऋग्वेद एक ही माना जाता है। उसमें भी अग्नि पूजा है और सारी चीजें जैसे ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद की ही तरह उसमें पूजा करने का था, और वो पूजा अग्नि की करने वाले लोग, अग्नि की पूजा करने वाले यह लोग समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ अग्नि की पूजा करते हैं। नवरोज को इनका नया वर्ष होता है और उसमें वो ईश्वर को करते हैं, और एकेश्वरवाद है कि ईश्वर एक है, इसी पर विश्वास करते हैं। तो इनके यहां धर्म परिवर्तन नहीं होता है, चाहे जो जिससे शादी कर ले उसका धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इनके यहां यह बड़ी चीज है। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी से विवाह के बाद भी श्रीमती इंदिरा गांधी को दत्तात्रेय गोत्र के कश्मीरी पंडित ही रहना पड़ा। उनका गोत्र चेंज नहीं होता। हमारे यहां जब सप्तपदी होता है तो पंडित 7वें फेरे में कहता है गोत्र बदला, लेकिन इनका गोत्र नहीं बदला गया क्योंकि यह नहीं करते। लड़का जिस जाति का होगा वो रहेगा, लड़की जिस जाति धर्म की रहेगी उसकी रहेगी। तो सबका अपना अपना होता है। हिंदू मैथोलॉजी में 8 तरह के विवाह बताए गए, और जो 8 तरह के विवाह बताए गए हैं उन विवाह में कहीं पर यह बाध्यता नहीं है कि विवाह करने के पहले, कहीं मनुस्मृति में भी 8 तरह के विवाह का जिक्र है, और उसमें जो जिक्र है उसके अलावा भी ग्रंथों में जिक्र है। तो उसमें है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, प्रजापत्य विवाह, अन्य अर्षा विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो जब हमारे यहाँ धर्म में यह है कि कौन कौन से विवाह हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं। अनुलोम विवाह भी है और प्रतिलोम विवाह भी है। तो हमारे यहाँ कहीं यह बाध्यता नहीं है कि विवाह के लिए धर्म बदलना है। तो पहले यह जान लीजिए। तो श्रीमती इंदिरा गांधी का विवाह हिंदू धर्म के अनुकूल सप्तपदी के तहत पूरे परिवार के साथ जो है ब्रह्म विवाह, और ब्रह्म विवाह हुआ। लक्ष्मी नारायण जी उनके पंडित थे उस समय जिन्होंने विवाह संपन्न कराया, और उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी और वो ना रहे। 1960 में जब निधन हुआ उनका, तो 9 सितंबर 1960 को, तो 8 को निधन हुआ था, 9 को अंतिम संस्कार हुआ। तो उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट में हुआ फिरोज गांधी का, और उन्हें मुखाग्नि दी राजीव गांधी, क्योंकि उन्होंने, जब उन्हें पहला हार्ट अटैक आया था तो उन्होंने अपने सारे मित्रों से यही बात कही थी कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे पारसी विधि से न करें, हिंदू धर्म के अनुकूल करें। क्यों उन्होंने कहा था? क्योंकि पारसी धर्म में न जलाया जाता है न दफनाया जाता है। वहां पर शव को ले जाकर के एक वो होता है, उसमें रख दिया जाता है। चील, कौवे और जानवर उसे खाते हैं, और उनका मानना है कि मरने के बाद भी शरीर का सदुपयोग होना चाहिए जनहित में। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी में इतना ज्यादा जनहित की बात सोचने का। तो यह है कि प्रकृति की सेवा में जाना चाहिए, तो इसीलिए वो हुआ। और इसके बाद में उनके राख को 2 जगह पे वो किया गया, एक इलाहाबाद में जहां पर उनकी समाधि बनाई हुई है, एक सूरत में जहां के वो पुस्तैनी गांव। तो इससे आप समझ लीजिए कि उनकी जड़ों का यह पता है। और वहां से पारस की खाड़ियों के क्षेत्र से वो लोग क्यों आए थे? क्योंकि मुस्लिम जब धर्म परिवर्तन करा रहे थे तो जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया वो लोग इधर की तरफ आए थे, वही पारसी, वो मुस्लिम नहीं। मुस्लिम्स ने उनके ऊपर अत्याचार किया था उससे। तो यह भी जान लीजिए, यह भी जान लीजिए कि उनके बेटे राजीव गांधी ने इटली की ईसाई परिवार की जब सोनिया गांधी से विवाह किया, तो सोनिया गांधी ने अपना धर्म परिवर्तन, जैसे होता है, क्योंकि ईसाई धर्म में नहीं ऐसी कोई बाध्यता है,
तो उनका गोत्र बदला और वो राजीव गांधी के गोत्र यानी कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के दत्तात्रेय गोत्र की हो गई। इसी तरीके से उनके छोटे भाई संजय गांधी ने एक सिख फैमिली की लड़की से शादी की, मेनका गांधी से, और उनका गोत्र बदला और वो भी दत्तात्रेय ब्राह्मण। लेकिन उनपे कभी भी भाजपा के लोग सवाल नहीं उठाते हैं, वरुण गांधी पे नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाजपा में। लेकिन राहुल गांधी और सब पे, सोनिया गांधी और सब पे उठाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे नफरत। तो राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी के लिए कश्मीरी पंडितों ने कहा, दिया है, प्रमाण पत्र दिया है कि राहुल गांधी जो नियम है कश्मीरी पंडितों के उसके मुताबिक कश्मीरी पंडित हैं और उनका दत्तात्रेय गोत्र है। यह बात उन्होंने कही है। तो इससे आप यह पूरी बात समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो यह फैलाया गया वो पूरी तरीके से झूठ और नफरत फैलाने के लिए किया गया है। इसको समझने की जरूरत है। तो यह पूरे राजनीतिक रंजिश के कारण उस परिवार को किया। इसलिए राहुल गांधी की भी जाति आपने समझ, लेकिन राहुल गांधी की असल में जात यह नहीं। फिर जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी की असल में जात मानवता है, सेवा है, धर्म है, न्याय है, और वही वो कर रहे हैं। तो इसलिए इन नफरत के माहौल से बाहर निकलिए। अहमद शाह अब्दाली के परिवार से आए थे, उद्धव ठाकरे ने कहा। किनके लिए? अमित शाह के लिए। नरेंद्र मोदी के लिए, जो घाची समुदाय है उसके लिए कहा जाता है, जो मुस्लिम आक्रांता आए थे उनकी मशाल जलाने वाले लोग होते थे, वो लोग हैं। तो यदि यही खोजने लगेंगे तो जनता के मुद्दे दब जाएंगे, जनता की बात। इसलिए जनता की बात होनी चाहिए, ना कि इस नफरत की बात।